शीतल ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई और पूछा, जीजू ओटी ऊपर है ना? देव ने शीतल को देखकर बेबसी से कहा, हाँ शीतल। शीतल ने अनिकेत और सरला को देखा और बोली, पापा जी, माँ आप बैठिए, मैं ऊपर जाती हूँ। जीजू भाई आइए मेरे साथ। इतना कहकर वो दौड़ती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी। शौर्य अधीर होकर चिल्लाया, शीतू आराम से। देव शीतल के इस नॉर्मल बर्ताव को देखकर हैरान था। उसने शौर्य से पूछा, शौर्य ये शीतल? शौर्य भावुक होकर बोला, जीजू कुछ नहीं होगा छोटी को, बहुत हिम्मत है उसमें, बचपन से परिस्थितियों से लड़ना आता है उसे, चलिए आप। रिजॉर्ट का पूरा गार्डन और कमरे खामोश थे। जहां 2 घंटे पहले हल्दी और ढोलक की थाप गूंज रही थी, वहां अब सन्नाटा था। वर्षा भी कपड़े बदलकर अंजलि के पास आ गई, जो कुशा को सुला रही थी। अंजलि रोते हुए बोली, भाभी बहुत मुश्किल से सोई है, देखिए ना क्या हो गया। वर्षा ने उसे गले लगा लिया, हम सबको हिम्मत रखनी है अंजू, राज ठीक हो जाएंगे। लगभग 2 घंटे बाद ओटी का गेट खुला। एक नर्सिंग स्टाफ बाहर आया। सर, राज अग्रवाल के साथ आप है ना? देव और शौर्य दोनों बोले, जी हाँ, क्या हुआ? नर्सिंग स्टाफ ने कहा, अक्षत सर ने कहा है कि आप ब्लड का इंतजाम कीजिए, पेशेंट की लगातार ब्लीडिंग हो रही है। तभी अंकिता दौड़ती हुई आई, देव, शौर्य, जल्दी ब्लड का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हमारे ब्लड बैंक में AB पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड नहीं है। राज के ब्रेन का ऑपरेशन चल रहा है, खून ज्यादा बह गया है, हमें तुरंत 2 यूनिट ब्लड चाहिए। देव ने अंकिता का हाथ पकड़कर कहा, अंकिता, मेरा ग्रुप AB पॉजिटिव है, मैं राज को ब्लड दूंगा। शौर्य बोला, जीजू मेरा O नेगेटिव है, मैं यूनिवर्सल डोनर हूँ, मेरा ब्लड भी राज को चढ़ सकता है। अंकिता ने नर्सिंग स्टाफ से कहा, इन्हें लैब में ले जाइए और सैंपल चेक कराकर OT अटेंडेंट को फोन कीजिए। शीतल वहां खड़ी सब सुन रही थी। अंकिता ने उसे चुप देखकर उसके कंधे पर हाथ रखा। शीतल, राज ठीक हो? शीतल ने अपनी सुनी नजरें उठाई और बोली, राज को ठीक होना पड़ेगा अंकिता, आप अपना काम करिए, मैं ठीक हूँ। अंकिता अंदर चली गई। देव और शौर्य सैंपल देने लैब चले गए। कुछ देर बाद बाहर आकर देव की हिम्मत टूट गई और वो सेजल के गले लगकर फफक पड़ा। शीतल उठकर देव के पास आई और उसके पैरों के पास बैठकर बोली, जीजू मेरी तरफ देखिए, क्यों रो रहे हैं आप जानते हैं ना अपने दोस्त को, यदि उन्हें पता चल गया कि उनकी वजह से आपकी आंखों में आंसू है तो वे खुद को कभी माफ नहीं करेंगे। प्लीज जीजू मत रोइए ना, उन्हें आपके साथ की जरूरत है। देव शीतल की हिम्मत देखकर उसे गले लगा लेता है। नहीं रोऊंगा शीतल। दोपहर के 2 बजे OT की लाइट बंद हुई। शीतल, नीलिमा, देव, शौर्य और भरत एकदम से खड़े हो गए। अक्षत बाहर आए। देव ने पूछा, अक्षत अंकल, राज? अक्षत ने गंभीर लहजे में कहा, अनिकेत, दीनू मेरे साथ चलिए। अक्षत ने अनिकेत को बैठाया और शांत स्वर में बोले, अनिकेत, हमने राज का ऑपरेशन कर दिया है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है और ब्लीडिंग भी बंद हो गई है। उसे ट्रॉमेटिक हेड इंजरी हुई है। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। अगले 24 घंटे राज के लिए बहुत क्रिटिकल है। कल इस समय तक उसका होश में आना बहुत जरूरी है। अक्षत ने देव को एक स्लिप दी और कहा, देव ये टैबलेट मेडिकल स्टोर से लेकर इसे खिला दो, इतना ज्यादा स्ट्रेस इसके लिए ठीक नहीं है। दीवान जी ने पूछा, अक्षत सब ठीक तो है ना? अक्षत ने कहा, सब ठीक है, मैंने प्रिकॉशन के तौर पर ये टैबलेट दी है ताकि इसे नींद आ जाए। आज रात इसे बिल्कुल अकेला मत छोड़ना। अक्षत अपनी सीट से उठकर गंभीर लहजे में बोले, दीनू यार ये सब कैसे हुआ? दीवान जी ने उन्हें सारी बातें विस्तार से बताई। अक्षत व्याकुल होकर बोले, दीनू देव को बोलो जल्दी इसका चैप्टर क्लोज करे, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है और जब तक राज को होश नहीं आ जाता मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। दीवान जी ने भावुक होकर कहा, थैंक्स यार। अक्षत हल्के से मुस्कुराए। हमारे बीच ये शब्द कहाँ से आ गए दीनू? दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। राज को ICU में शिफ्ट कर दिया गया था। वो मशीनों से घिरा पड़ा था। पल्स ऑक्सीमीटर, बेड साइड मॉनिटर, ऑक्सीजन नली, केथेटर और पैरों में कंप्रेशन स्टॉकी नेट। देव ICU के गेट के बाहर कांच से उसे देख रहा था। उसने दीवार पर जोर से हाथ मारा और गुस्से में चिल्लाया, अनीता, योर गेम इज ओवर, यू आर फिनिश्ड। सेजल ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा और नम स्वर में कहा, देव क्या कर रहे हैं आप, संभालिए अपने आप को। देव फफक पड़ा, सेज कैसे संभालू? देखो जरा एक बार कैसे सो रहा है ये। आज इसकी हल्दी थी, कल संगीत, परसों घोड़ी चढ़ना था और ये यहाँ। क्यों किया भगवान ने ऐसा? क्यों सेज? रात के 8 बज रहे थे। देव ने सबको रिजॉर्ट जाने के लिए मना लिया। अब अस्पताल में सिर्फ भरत, देव, शौर्य, नीलिमा और शीतल थे। रात भर चारों ने कॉफी के सहारे आंखें काटी। सुबह 5 बजे शीतल राज को देखकर रोने लगी। भरत का कलेजा फट गया और वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। अचानक शीतल गहरी नींद में राज को अपने पास महसूस करती है, जैसे वो उसके टैटू को चूम रहा हो। वो हड़बड़ाकर उठती है और दौड़कर ICU के पास जाती है, पर राज वैसे ही निर्जीव पड़ा था। सुबह 9 बजे तक परिवार के सब लोग आ गए। 10 बजते ही अक्षत बाहर आए। अनिकेत ने पूछा, अक्षत, राज? अक्षत ने गंभीर स्वर में कहा, यार राज की बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। शीतल ने यह सुना और दौड़कर अनिकेत सरला के पास घुटनों के बल बैठ गई। माँ, पापा जी, मुझे परमिशन दीजिए, मुझे उनकी लंबी उम्र के लिए मंदिर में 108 परिक्रमा देनी है। माँ प्लीज मुझे जाने दीजिए। सरला ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। जाओ बच्चे, अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करो, लेकिन अपना ध्यान रखना। शीतल ने अक्षत से कहा, अंकल मुझे हमारी शादी का शगुन कराना है, माँ और भाभी से, प्लीज उन्हें इनके पास जाने दीजिए। डॉक्टर अक्षत का दिल पसीज गया। उन्होंने अनिकेत और दीवानजी की तरफ देखा और कहा, बेटा सिर्फ एक को परमिशन दे सकता हूँ, तुम जाना चाहोगी? शीतल नम स्वर में बोली, थैंक यू अंकल, मैं आती हूँ। वो दौड़कर मंदिर गई और हल्दी कुमकुम का घोल तैयार किया। वो वापस आई और सरला से बोली, माँ उठिए और राज को हल्दी लगाकर शगुन पूरा कीजिए। शौर्य रोते हुए बोला, छोटी ये क्या है? शीतल ने गंभीर होकर कहा,
भाई, मैं हमारी शादी की रस्में पूरी करवा रही हूँ। माँ प्लीज उठिए ना, मुझे पूजा के लिए जाना है। सरला रोते हुए बोली, शीतल हमसे नहीं होगा बच्चे। शीतल ने उनका हाथ कसकर पकड़ा। माँ आपको राज के लिए करना पड़ेगा, प्लीज उठिए। अनिकेत ने कहा, सरला उठो और इस बच्ची के साथ जाओ। सरला लड़खड़ाते कदमों से शीतल के साथ आईसीयू के दरवाजे तक गई। शीतल ने रागिनी से कहा, रागुदी अब माँ के साथ जाइए और अपने भाई को हल्दी लगाकर शगुन पूरा कीजिए। 2 घंटे बाद डॉक्टर अक्षत आईसीयू से बाहर आए। अनिकेत ने सवालिया नजरों से देखा तो अक्षत ने गंभीर स्वर में कहा, 24 घंटे पूरे होने में सिर्फ आधा घंटा है। राज के ब्रेन का एक्टिव होना जरूरी है। यदि इस समय तक होश नहीं आया तो वो कोमा में जा सकता है। शीतल दौड़कर उनके पास आई। अंकल ये आप क्या कह रहे हैं? राज ठीक है, आप देखिएगा उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। अंकल अभी 30 मिनट है ना, आप ऐसे मत बोलिए। सबको देखते हुए हाथ जोड़कर बोली, प्लीज रोना बंद करिए आप सब। वो दौड़कर कान्हा की मूर्ति के सामने खड़ी हो गई। बहुत विश्वास करती हूँ आप पर, जब से होश संभाला है सिर्फ आपको पूजा है। कान्हा मेरी इतनी कठिन परीक्षा मत लीजिए, मेरे राज को सांसें दे दीजिए। प्लीज मेरे विश्वास को कमजोर मत कीजिए। कल से आपसे अपनी जिंदगी मांग रही हूँ। कान्हा राज को उठाइए, आप जानते हैं ना राज मेरी जिंदगी है, मुझे मेरी जिंदगी लौटा दीजिए। कुछ देर बाद शीतल अक्षत के पास आई। अंकल मुझे मेरे राज के पास जाना है। अक्षत ने कहा, बेटा मैंने 15 मिनट पहले रीडिंग चेक की है, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। शीतल ने हाथ जोड़कर कहा, अंकल मैंने कल से आपको मना नहीं किया ना, प्लीज मुझे एक बार उनके पास जाने दीजिए। अंकिता ने अक्षत के कंधे पर हाथ रखा। पापा कभी कभी दवा से ज्यादा दुआ काम करती है। शीतल जाओ राज के पास। शीतल ने कांपते हाथों से आईसीयू का गेट खोला। राज मशीनों से घिरा लेटा था। वो उसके पास स्टूल पर बैठ गई और उसका हाथ थाम कर बोली, आपको पता है ना कल से सो रहे हैं आप, कितना इंतजार करूं आपका? बताइए मुझे, कल मेरी हल्दी थी और आज मेरी मेहंदी है, पता है ना आपको? फिर भी आप यहाँ चैन से सो रहे हैं और मैं कल से यहाँ बेचैन हूँ। उठ जाइए ना, क्यों खामोश है? बोलिए कुछ, मुझे डांटिए, मुझसे नाराज हुई। पूरे 24 घंटे होने को आए हैं, एक बार भी मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। आपने तो कल कहा था ना मेरा इंतजार करना, तो फिर कब तक सब्र करके बैठी रहूं? अब बर्दाश्त नहीं हो रहा राज, प्लीज उठ जाइए। बाहर देखिए, पापा जी, माँ, जीजू, भैया, भाभी, छोटी कुशा सब आपका वेट कर रहे हैं। उनके लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी दोस्ती के लिए, अपनी छोटी प्रिंसेस के लिए। उठ जाइए राज, उठिए राज। शीतल ने राज के चेहरे को अपने हाथों में लिया। कल रात आपने कहा था ना कि रोज सुबह शाम मुझे आपके होठों का स्पर्श मिलेगा, फिर क्यों मुझे उस एहसास से महरूम कर रहे हैं? अभी तो मैं उस रूहानी स्पर्श को अच्छे से महसूस भी नहीं कर पाई थी और आप मुझसे ऐसे नाराज होकर लेटे हैं। मुझसे चीटिंग मत कीजिए राज। आप जानते हैं ना मेरा दिल भले ही मेरे पास है, लेकिन उसकी हर धड़कन आपके आसपास होने से ही धड़कती है। फिर क्यों आज आपको मेरी धड़कनों का शोर सुनाई नहीं दे रहा? मेरे आंसू क्यों नहीं दिख रहे? शीतल ने झुककर अपने होठ राज के होठों पर रख दिए। कांच के बाहर खड़े देव, भरत और अर्जुन सब देख रहे थे। शीतल रोते हुए बोली, महसूस कीजिए मेरे पहले स्पर्श को। यदि अब भी आप नहीं उठे तो आपकी कसम खाकर कहती हूँ, जब तक आप होश में नहीं आएंगे मैं पानी की एक बूंद भी अपने गले में नहीं डालूंगी। आपसे पहले मैं मर जाऊंगी राज। मुझे आपकी सुहागन बनना है राज, अधूरी दुल्हन नहीं। इसके आगे वो कुछ नहीं बोल सकी और राज का हाथ थामे वही बेहोश होकर गिर पड़ी। बाहर सबकी चीख निकल गई। अक्षत और अंकिता दौड़कर अंदर आए। अक्षत की नजर राज के हाथों पर पड़ी, जो शीतल के हाथ पर उंगलियां हिला रहा था। अंकिता खुशी से अक्षत के गले लग गई। कुछ देर बाद अक्षत बाहर आए और अनिकेत के पास आकर बोले, अनिकेत तेरे शेर को होश आ गया है। अक्षत के बोलते ही सबके कान खड़े हो गए। देव, भरत, विनोद और अर्जुन सभी दौड़कर अक्षत के पास आए। अनिकेत के कंधे पर सिर रखे बैठी सरला ने भी अपना चेहरा उठाया। अनिकेत ने खड़े होकर पूछा, सच? उनके शब्द अटक रहे थे। अक्षत मुस्कुराए। अनिकेत, राज और अग्रवाल परिवार बहुत किस्मत वाला है, जिसे आज के जमाने में इतनी संस्कारी, सुलझी हुई और समझदार लड़की मिली। उन्होंने शेखर और सुमन की तरफ हाथ जोड़कर कहा, धन्य है आप जो इतनी प्यारी बेटी के जन्मदाता है। अनी, इतनी पाक मोहब्बत आज तक मैंने नहीं देखी। इस कलयुग में आज एक सावित्री अपने सत्यवान को मौत के मुंह से खींच लाई है। इट्स मिरेकल। आई एम फुल्ली शॉक्ड। सर्जरी के 11 घंटे बाद तक इंजेक्ट की गई मेडिसिन से राज का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और शीतल के एक स्पर्श ने उसे होश में आने पर मजबूर कर दिया। शौर्य घबराकर आईसीयू के गेट पर गया। सर, शीतल, डॉक्टर अक्षत ने कहा, टेंशन मत लीजिए, वो अनकॉन्शियस हो गई है। अंकिता ने ड्रिप लगाई है, लगता है उसने कुछ खाया पिया नहीं है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अंकल कल तो सबके कहने पर चाय कॉफी ली थी, लेकिन आज तो निर्जल है। मम्मा ऊपर से 108 परिक्रमा। अक्षत मुस्कुराकर बोले, अनिकेत 1 घंटा और इंतजार करो, मैं अंदर जाकर एक बार राज की सारी रिपोर्ट्स चेक कर लूं, फिर तुम सब एक एक करके मिल लेना। सबने खुश होकर एक दूसरे को गले लगाया। सरला ने सुमन का हाथ पकड़कर कहा, भरत जल्दी से रिजॉर्ट फोन करके बताओ कि राज को होश आ गया है। शौर्य ने वर्षा को कॉल किया। वर्षा ने रोते हुए फोन उठाया। शौर्य ने कहा, वर्षा एक गुड न्यूज है, राज होश में आ गए हैं। वर्षा फफक पड़ी। शौर्य, हमारी छोटी का विश्वास जीत गया, उसने अपने कान्हा से अपना प्यार पा लिया। शौर्य, छोटी? शौर्य भावुक होकर बोला, सुबह से निर्जल थी, बेहोश हो गई है, पर थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। वर्षा रोते हुए बोली, शौर्य प्लीज अब तो हमें हॉस्पिटल आने दीजिए। शौर्य बोला, मैं मम्मी पापा को छोड़ने आ रहा हूँ, तब तुम मेरे साथ चलना। अब खुश हो जाओ और ये खुशखबरी सबको बताओ। लव यू। वर्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, लव यू टू, ध्यान रखना दोनों का। इधर आईसीयू में राज की पलकें खुली। अक्षत ने राज के पास आकर मुस्कुराते हुए पूछा, हेलो यंग मैन, कैन यू हियर मी? राज ने धीरे से कहा,
जी अंकल, मैं सुन सकता हूँ। डॉक्टर देसाई ने पूछा, आपको पता है आप यहाँ कैसे आए? राज बोला, अंकल पुष्कर रोड पर गाड़ी का एक्सीडेंट। अक्षत ने कहा, कोई बात नहीं, सब कंट्रोल में है। ब्रेन में खिंचाव या पेन तो नहीं हो रहा बेटा? राज ने कहा, नो अंकल, आई एम फाइन। देव, अक्षत ने शांत होकर कहा, अभी थोड़ी देर में एक बार सारी रिपोर्ट स्टडी कर लो, तब तक ज्यादा बोलना नहीं है तुम्हें, ओके? अंकिता अंदर आई और राज का हाथ पकड़कर बोली, राज सब ठीक होगा, अपने माइंड पर ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। राज ने धीरे से पूछा, देव? अंकिता मुस्कुराई, 10 मिनट रुको, अभी बुलाते हैं। वो बाहर गई और शीतल के पास खड़ी रही। थोड़ी देर बाद शीतल की आंखें खुली। अपने सामने अक्षत को देखकर और खुद को बेड पर लेटा हुआ पाकर वो बेचैनी से चिल्लाई, अंकल, राज! अक्षत ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, राज तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बस 2 मिनट में सिस्टर ड्रिप निकालती है, फिर सबसे पहले तुम जाकर उससे मिलो। सिस्टर ने ड्रिप निकाली और मुस्कुराकर बोली, ब्रेव गर्ल, गॉड ब्लेस यू बोथ। शीतल उठी और बोली, अंकल मैं राज के पास। अक्षत मुस्कुराए, आराम से मिलो, पर तुम ज्यादा देर नहीं रुकोगी, उसे अभी आराम की जरूरत है। रात से मिलने के बाद सबसे पहले तुम अच्छे से खाना खाओगी। रात को तुम्हें उसके पास रुकना है, उसकी देखभाल करनी है, तो उसके लिए तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। शीतल ने रोते हुए हाथ जोड़े, थैंक यू अंकल। अक्षत भावुक होकर बोले, बच्चे अब रोना नहीं है, राज के सामने कमजोर पड़कर आंसू मत बहाना। अभी 24 घंटे हुए हैं सर्जरी को, उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है, जाओ संभालो अपने राज को। शीतल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अंकल आप बेफिक्र रहिए, उनके सामने मैं हंसते हुए जाऊंगी, अब मेरी आंखों में आंसुओं के लिए कोई जगह नहीं है। अंकिता उसे राज के लेटा था। शीतल स्टूल पर बैठी और अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। राज धीरे से बुदबुदाया, शोना। उसने आंखें खोली तो सामने शीतल का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। शीतल ने पूछा, कैसे हैं आप? राज ने उसे एकटक देखा, उसकी आंखें भर आई। उसने धीरे से अपना ड्रिप लगा हाथ उठाया और कान पकड़कर भरे गले से कहा, सॉरी। शीतल एकदम से खड़ी हुई, क्या कर रहे हैं आप? हाथ में नीडल लगी है, ऐसे हाथों को मूव मत करिए, ड्रिप आउट हो गई तो स्वेलिंग हो जाएगी। उसने मजबूती से उसका हाथ पकड़कर सीधा किया और मुस्कुराकर बोली, सॉरी नहीं, वेलकम बैक इन माई लाइफ। उसने अपने चेहरे पर लगी हल्दी अपनी उंगली में ली और राज की नाक पर छुआ दी। हल्दी मुबारक हो मिस्टर अग्रवाल। राज के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। मेरे चेहरे पर यह हल्दी किसने? शीतल ने कहा, राघु दी और माँ ने। राज ने धीरे से कहा, 1 मिनट मेरा हाथ छोड़ो। शीतल ने हाथ छोड़ा तो राज ने अपना हाथ अपने चेहरे की तरफ बढ़ाने की कोशिश की, पर दर्द के कारण उसके मुंह से आह निकल गई। शीतल बेचैन हो गई, क्या कर रहे हैं आप? मना किया है ना, पूरा हाथ क्रेप बैंडेज से कवर है, मुझे बताइए क्या काम है? राज ने उसे देखकर कहा, तुम्हारा शगुन। शीतल हल्की मुस्कान से बोली, जब ठीक हो जाएंगे तब करेंगे, माँ पापा जी सब बाहर खड़े हैं, आप आराम से सबसे मिल लीजिए, फिर मैं आऊंगी। जैसे ही शीतल आगे बढ़ी, राज ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया। शीतल ने मुड़कर देखा तो राज शांत स्वर में बोला, बाहर जाकर कुछ खा लेना। शीतल के चेहरे पर सुकून आ गया। उसने पलके झुकाकर हाँ कहा। शीतल बाहर आई तो सबको देखकर उसका सब्र टूट गया। वो देव, सेजल, शौर्य, अर्जुन और रागिनी के गले लगकर रो पड़ी। फिर सुमन और सरला के पास जाकर लिपट गई। सुमन ने उसे गले लगाया, बस छोटी, बुरा वक्त चला गया बच्चा, अब रोकर अपना जी छोटा मत करो, राज ठीक है। सरला ने उसके सिर पर हाथ रखा, मुझे मेरे राज की दुल्हन की आंखों में एक भी आंसू नहीं चाहिए, समझे? शीतल सुमन से अलग हुई। नीलिमा ने उसके आंसू पूछे, भैया ठीक है? शीतल, अब इन आंखों में सिर्फ तुम्हें भैया के अक्स को देखना है। उसका सिर चूमकर वो बोली, आओ यहाँ चेयर पर बैठो। नीलिमा उसका हाथ थामे आगे बढ़ी। अनिकेत और भरत पास ही खड़े थे। शीतल उन्हें देखकर मुस्कुराई और दोनों के चरण में झुक गई। भरत ने उसे बीच में ही रोककर भावुक स्वर में कहा, हमेशा खुश रहो, राज की जिंदगी में आने के लिए थैंक यू। फिर अनिकेत को देखकर बोले, पापा परफेक्ट चॉइस, परफेक्ट डिसीजन। अनिकेत ने मुस्कुराकर शीतल के सिर पर हाथ रखा, खुश रहो बच्चे, जाओ रेस्ट करो, हम अपने शेर से मिलकर आते हैं। इतना कहकर दीवान जी, कृष्णा, सुमन और शेखर राज से मिलने गए। शौर्य ने शीतल को अपने पास बिठाया तो वो उसके कंधे पर सिर रखकर सो गई। उधर गुरुजी वहां आए और बोले, चारों बच्चों की शादी तय मुहूर्त में ही होगी, ईश्वर की कृपा है, जो बुरा वक्त था चला गया। अनिकेत, कल सिंदूरदान की रस्म मुहूर्त में ही कर दो। शीतल सबकी बातें सुनकर खड़ी हुई और सुमन शेखर के पास जाकर बोली, मम्मा पापा, हम तय मुहूर्त में ही शादी करना चाहते हैं। फिर अनिकेत सरला के पास आकर दृढ़ता से बोली, माँ हमारी शादी कल के शुभ मुहूर्त में ही होगी। भरत ने कहा, पापा राज नहीं मानेगा। शीतल ने धीरे से कहा, भैया आप टेंशन मत लीजिए, मैं उनसे बात करूंगी। शौर्य व्याकुल होकर बोला, छोटी तुम और राज यहाँ हॉस्पिटल में, हम शादी का कैसे सोच रहे बच्चा? शीतल ने शौर्य का चेहरा अपने हाथों में लिया, भाई आप तो डॉक्टर है ना, आपको इन्हें देखकर लगा था कि ये इतनी जल्दी होश में आएंगे, लेकिन कान्हा का आशीर्वाद हमारे साथ है, देखिए ये हमारे बीच है और बिल्कुल स्वस्थ है। कान्हा के आशीर्वाद को हम व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। देव ने शौर्य को समझाते हुए कहा, शौर्य ये वक्त भावुक होने का नहीं है, शीतल को देखो, उसमें इतनी हिम्मत है तो तुम्हारे कदम क्यों लड़खड़ा रहे हैं? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी और वर्षा की शादी के हर फंक्शन को शीतल और राज दोनों देखेंगे। अक्षत ने मुस्कुराते हुए हामी भरी, बिल्कुल बेटा। अनिकेत ने कहा, शौर्य बेटा हम ये शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से रिजॉर्ट में ही करेंगे, अब तो हाँ बोल दो। शौर्य ने शीतल को कसकर गले लगाया, पापा जैसा छोटी चाहेगी वैसा ही होगा, लेकिन वर्षा को मैं अभी राज और छोटी से मिलवाने लाऊंगा। सरला मुस्कुराई, बेटा जल्दी जाओ और उसे लेकर आओ, 5 बजे हमें मेहंदी की रस्म करनी है। अक्षत बोले, अनी दिनू यार सबको आराम से लेकर रिजॉर्ट पहुंचो और शादी के फंक्शन करो। शीतल बिटिया की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारे बेटे बहू 1 सप्ताह तक अपने अंकल के पास ही रहेंगे। सब लोग रिजॉर्ट की ओर निकल गए। हॉस्पिटल में अब सिर्फ भरत, देव और शीतल थे। भरत ने शीतल को कैंटीन से लाकर लंच करवाया।
घड़ी में शाम के 4 बज रहे थे और सबके चेहरों पर सुकून था। एक लंबी और कठिन जंग के बाद अब खुशियों की नई शुरुआत होने वाली थी। थोड़ी देर बाद देव के पास आदि का कॉल आया। उसने ट्रक ड्राइवर और खलासी के पकड़े जाने की खबर दी। देव ने गुस्से में कहा, आदि, इनके पास से 1 सेकंड के लिए भी मत हटना। मैं रात को आकर मिलता हूँ। राज के फोन का क्या हुआ? आदि ने बताया, सर, फोन गाड़ी में ही था, लेकिन पूरा टूट चुका है। वो अहमद के पास है, आप रात को ले लीजिएगा। देव ने आदि को निर्देश दिया और कहा कि उन पर पूरी नजर रखी जाए। फोन काटते ही शीतल परेशान होकर बोली, जीजू, अनीता। देव ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, वो अलवर में है और उसके घर के बाहर पुलिस का पहरा है। सुबह पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी। शीतल ने देव के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा। जीजू, आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं आपके सामने अपना सिर नहीं उठा पाऊंगी। आपने हमारे लिए अपनी रातों की नींद और दिन का चैन खोया है। रही हमारी शादी की बात, तो देखिए ना, शादी तय मुहूर्त में ही हो रही है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? उसने नजर झुकाकर धीरे से जोड़ा, जीजू, आपके दोस्त का प्यार भी मुझे थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। देव मुस्कुराया, गौरी पूजन की रात से प्यार मिला है ना शीतल? देव ने छेड़ते हुए कहा, शर्माओ मत, रात से मेरी बात हुई थी। वो जनाब प्यार की गिरफ्त में बंध चुके हैं और इसका प्रूफ तो हम सबने आज आईसीयू में देख लिया। तुम्हारे स्पर्श से ही वो गहरी नींद से जाग गया। शीतल शर्माकर देव के गले लग गई। देव रात में आईसीयू में राज के पास गया। राज पट्टियों में लिपटा लेटा था। देव ने उसका हाथ थामा और भावुक होकर बोला, थैंक यू मेरे शेर, अपने दोस्त की इज्जत बचा ली यार, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। कल शादी है तेरी, हिम्मत रखना, जल्दी ठीक होकर अपनी शोना के साथ गृह प्रवेश करना है तुझे। राज धीरे से बोला, देव, मैं कैसे? शोना के सारे सपने? देव ने उसकी गाल छुए, स्ट्रेस मत ले, ये तुम्हारी शोना की ही जिद है। गुरुजी के अनुसार कल सिर्फ सिंदूर की रस्म होगी। जब तू ठीक हो जाएगा तब हम हर रस्म खुलकर एंजॉय करेंगे, ये वादा है मेरा। कुछ देर बाद वर्षा और शौर्य अस्पताल पहुंचे। वर्षा ने शीतल को गले लगाया, अब आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, कल तुम हमेशा के लिए राज की हो जाओगी। राघु दी और मैं तेरे हाथों में मेहंदी लगाकर शगुन पूरा करेंगे। शीतल ने धीरे से कहा, दी, आप मेरे हाथ पर बस ये लिख दीजिए। उसने एक स्लिप रागिनी को दी। रागिनी ने मुस्कुराकर शीतल की हथेली के बीचों बीच अरबी डिजाइन बनाकर लिखा, राज की दुल्हनिया। दूसरे हाथ पर वर्षा ने 2 दिल जोड़कर एक में लिखा, गुड वाइब्स ओनली, और दूसरे में राज की शीतल। हाथ के पिछले हिस्से पर लिखा गया, सदा सौभाग्यवती भव, और साथ में कल की तारीख 5/2/2021। वर्षा ने पूछा, देख लो दुल्हनिया, मेहंदी ठीक लगी है? शीतल ने अपनी हथेलियों में राज का नाम देखा तो उसके चेहरे की रंगत और निखर गई। रागिनी ने शीतल से कहा, बस अब ये मुस्कुराहट इस चेहरे से कम नहीं होनी चाहिए, लाओ अपने पैर आगे करो। शीतल ने शांत स्वर में कहा, दी, हो गया ना, अब रहने दीजिए। रागिनी ने उसके गाल छुए। शीतल, दुल्हन के पैर सूने नहीं रहने चाहिए। शीतल ने अपने पैर आगे कर दिए और दोनों ने उन पर सुंदर बेल बना दी। कुछ देर बाद रागिनी और वर्षा शौर्य के साथ राज से मिलने गई। तभी नीलिमा का फोन आया कि वर्षा की मेहंदी के लिए पार्लर वाली आ गई है, तो वे सब रिसोर्ट लौट गए। शीतल रूम में बैठी अपनी मेहंदी देख रही थी। वो मन में सोच रही थी, कान्हा, हमारी ऐसी हल्दी मेहंदी और शादी होगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भगवान हर लड़की की किस्मत मेरे जैसी लिखना, उसके प्यार को कभी उससे मत छीनना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि शादी की रस्में रिवाज हो या ना हो, दिल का रिश्ता इतना मजबूत हो कि प्यार के साथ बिताया हर पल यादगार बन जाए। कल मैं हमेशा के लिए उनकी हो जाऊंगी जिन्हें मेरी धड़कनों ने पहली बार देखते ही मचलना शुरू कर दिया था। थैंक यू कान्हा, मुझे मेरी जिंदगी वापस देने के लिए। देव ने आकर शीतल के मेहंदी लगे हाथों को और पैरों की फोटो ली और मुस्कुराकर बोला, राज को दिखाने जा रहा हूँ। शीतल शर्मा कर रह गई। थोड़ी देर बाद वो देव के साथ राज के पास पहुंची। स्टाफ ने उन्हें 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ दिया। राज ने आंखें खोली और शीतल को देखा। वो उसके करीब गई और अपने मेहंदी लगे हाथ राज के सामने कर दिए। राज ने उन पर लिखे शब्दों राज की दुल्हनिया और राज की शीतल को पढ़ा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। राज ने प्यार से कहा, बहुत सुंदर है, अब जाओ सुबह आकर अपनी मेहंदी का रंग दिखाना। शीतल के जाते ही राज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन में ठाना, शोना, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। एक बार घर पहुंच जाओ, उसके बाद पापा से बात करूंगा। तुम भी सबकी तरह अपनी शादी का हर फंक्शन खुलकर एंजॉय करोगी। हमारी शादी की हर रस्म होगी शोना। रात के 9 बज रहे थे। देव ने राज के टूटे हुए फोन से डेटा रिकवर किया और रस्तों की सर को सबूत भेज दिए। उसने मुस्कुराकर कहा, अनीता, योर गेम इज ओवर। कल का सूरज और देखो, उसके बाद जेल की 4 दीवारी तुम्हारा स्वागत करेगी। राज के ठीक होते ही तुम्हारी सारी असलियत उसे दिखाऊंगा विथ प्रूफ। रिजॉर्ट के गार्डन में सब कल के फंक्शन की तैयारी पर चर्चा कर रहे थे। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, अनिकेत बेटा, कल गौधुली बेला में बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। हम हॉस्पिटल में ही राज से शीतल की मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म अदा करवाएंगे। अनिकेत ने शेखर की ओर देखा तो शेखर भावुक होकर बोले, भाई साहब, जैसा गुरुजी कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। गुरुजी ने आगे कहा, शौर्य और वर्षा की शादी का मुहूर्त रात 9 बजे का है। आप सब मिलकर तैयारी कर लीजिए, अब मैं विश्राम करने जा रहा हूँ। भरत गुरुजी को उनके रूम में छोड़ने चला गया। सब आने वाले कल की उम्मीदों में डूबे थे। बस आज की रात और बाकी थी। कल का सूरज राज शीतल के जीवन में नया उजाला लेकर आने वाला था। अगले दिन कॉरिडोर में आते डॉक्टर अक्षत ने शीतल के सिर पर हाथ रखा। तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बस 2 मिनट में सिस्टर ड्रिप निकालती है, फिर सबसे पहले तुम जाकर उससे मिलो। सिस्टर ने ड्रिप निकाली और मुस्कुराकर बोली, ब्रेव गर्ल, गॉड ब्लेस यू बोथ। शीतल उठी, अंकल मैं राज के पास। अक्षत मुस्कुराए, आराम से मिलो, पर तुम ज्यादा देर नहीं रुकोगी, उसे अभी आराम की जरूरत है। रात को तुम्हें उसके पास रुकना है, उसकी देखभाल भी करनी है, तो उसके लिए तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। शीतल ने रोते हुए कहा, अंकल आप बेफिक्र रहिए, उनके सामने मैं हंसते हुए जाऊंगी, अब मेरी आंखों में आंसुओं के लिए कोई जगह नहीं है। शीतल जब राज के पास पहुंची तो वो आंखें बंद किए लेटा था। जैसे ही शीतल ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा, राज ने आंखें खोली और उसे एकटक देखने लगा। शीतल मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग। राज ने धीमे आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग। शीतल ने अपनी मेहंदी लगे हाथ आगे किए, देखिए मेरी मेहंदी का रंग। राज ने मुस्कुराकर कहा, बहुत गहरा आया है। शीतल झेप गई, वो हमारे सड़ू है ना, आजकल हमसे बहुत प्यार। वो अपनी बात अधूरी छोड़कर खड़ी हो गई। मैं जीजू को भेजती हूँ। जैसे ही शीतल मुड़ी, राज ने उसका स्टॉल पकड़ लिया।
कहीं नहीं जाओगी, चुपचाप बैठ जाओ। शीतल वहीं बैठ गई। उसने पूछा, ये मशीन कब हटी? राज बोला, लेट नाइट अंकल राउंड पर आए थे तब हटाई, ड्रिप अभी निकाली है। शीतल ने चिंता से पूछा, सिर में पेन तो नहीं है? राज ने उसका हाथ थाम कर कहा, परेशान क्यों होती हो, कहीं पेन नहीं है। 10 बजे तक मुझे रूम में शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद चलना भी है। शीतल ने कहा, मैं सबको बताती हूँ, और एक बात, रूम में आने के बाद अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो मैं अंकल और पापा जी साहब की शिकायत कर दूंगी। राज मुस्कुराया, शादी होने में 10 घंटे बाकी है, बहुत जल्दी बीवी वाले गेटअप में आ गई। शीतल शर्मा कर बाहर आई। रूम में सब चाय पी रहे थे। शीतल ने भरत के पैर छुए। देव ने छेड़ते हुए कहा, सबसे पहले अपने सड़ू को मेहंदी दिखाई। शीतल ने सेजल के गले लगकर कहा, जीजू उनका ही हक था सबसे पहले देखने का। थोड़ी देर बाद जब देव राज के पास गया तो राज ने गंभीर होकर पूछा, देव, अनीता का फोन? देव हैरान रह गया, अनीता का फोन? क्या यार, तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? राज ने धीमे स्वर में कहा, मैं कल से तुझे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार अंकल या कोई और साथ होता है। पता कर वो कहाँ है, उसकी जान को खतरा है, उसके चाचा चाची उसे बेच देंगे, उसे किसी सेफ जगह पहुंचा दे यार। देव ने राज का हाथ पकड़कर कहा, अनीता सेफ है और आज वो ऐसी जगह पहुंच जाएगी जहां उसे कोई खतरा नहीं होगा। अब तू दिमाग पर स्ट्रेस मत ले। राज ने हैरानी से देखा, तुझे ये सब कैसे पता, और वो कहां पहुंच जाएगी? देव शांत स्वर में बोला, तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा तो क्या मैं खुद पता नहीं लगा सकता? इस टॉपिक पर हम घर पहुंचने के बाद बात करेंगे, तू बस भरोसा रख, मैं सब संभाल लूंगा। राज ने लंबी सांस ली और आंखें बंद कर ली। उसे अब यकीन था कि देव सब ठीक कर देगा। राज ने देव का हाथ पकड़कर कहा, अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है, तू है तो मैं हूं यार। देव ने गंभीर लहजे में प्रॉमिस लिया, आज के कुछ घंटों बाद तू शीतल के साथ हमेशा के लिए एक अटूट रिश्ते में बंधने जा रहा है। अपने रिश्ते की शुरुआत करने से पहले एक बार उसे खुलकर सब कुछ बता दे यार, उसका हक बनता है। राज धीरे से बोला, देव, मैं खुद शोना को बताना चाहता हूँ, लेकिन डर लगता है कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। देव ने दृढ़ता से कहा, राज, किसी भी रिश्ते की शुरुआत विश्वास से होती है। मेरा प्रॉमिस है तुझसे कि जब तक तू शीतल को अन्नू का सच नहीं बता देगा तब तक तू इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेगा। देव ने शरारत से राज की आंखें पढ़ते हुए कहा, मुझे तेरी आंखें पढ़नी आती है, तू मुझसे कुछ नहीं छुपा सकता। तभी डॉक्टर अक्षत राउंड पर आए और बोले, देव बेटा, अब राज को थोड़ी देर हमारे साथ छोड़ दो, हम ड्रेसिंग करके इसे रूम में शिफ्ट करेंगे। देव ने राज के हाथ को थपथपाया और मुस्कुराकर बाहर निकल गया। देव ने हॉस्पिटल जाकर ड्राइवर और खलासी का बयान रिकॉर्ड किया और सारी जानकारी रस्तोगी सर को भेज दी। सबूत मिलते ही रस्तोगी ने भाटिया हाउस को घेर लिया। मिसेस भाटिया ने अनीता से पूछा, ये पुलिस हमारे घर के पास क्या किया तुमने? अनीता कुटिल मुस्कान के साथ बोली, राज अग्रवाल का काम पूरा कर दिया, अपना बदला ले लिया। रस्तोगी अंदर आए, अनीता, यू आर अंडर अरेस्ट। राज अग्रवाल के एक्सीडेंट के जुर्म में तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। अनीता को अपनी हार का एहसास हुआ और पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर ले गई। रस्तोगी ने देव को इसकी सूचना दे दी। खबर मिलते ही देव की खुशी का ठिकाना न रहा। वो सीधा रिजॉर्ट पहुंचा और अनिकेत और देवांजी के गले लगकर फफक पड़ा। अंकल, काश मैंने राज की बात सुन ली होती तो आज राज और शीतल की शादी ऐसे। अनिकेत ने देव की पीठ थपथपाई। देव बेटा, अपने आप को दोष मत दो, राज और शीतल की किस्मत में ये सब होना लिखा था। देव का गला रूंध गया। अंकल, मेरी लापरवाही हो गई। कान्हा का शुक्र है कि राज सही सलामत है, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। मैं शीतल और राज का गुनहगार बन गया हूँ। अनिकेत ने देव की पीठ सहलाई। संभालो अपने आप को, भाटिया परिवार सलाखों के पीछे है। राज घर आ जाए फिर मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब मुझे उसके गुस्से से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे संभालने के लिए मेरे पास शीतल है। सरला ने आकर कहा, अपनी बहुओं की तारीफ हो गई हो तो कुछ काम भी कर लो, शीतल और सेजल के लिए बैग तैयार करवा दो। देव ने शरारत से कहा, आंटी, मैं और राज पापा और अंकल जैसे नहीं है, मुझे दोस्ती के साथ साथ अपनी बीवी भी बहुत प्यारी है। राज की तो 100% गारंटी है, वो शीतल के बिना एक पल नहीं रहेगा। सब हंस पड़े। नीलिमा ने बताया कि शीतल और राज के लिए लंच पैक है। अनिकेत ने निर्देश दिया कि शीतल अस्पताल में राज के साथ रुकेगी। सुमन ने शीतल के मामा द्वारा भेजी गई साड़ी और चूड़ा सरला को सौंप दिया। इधर शौर्य की शादी की रस्में शुरू हो रही थी। शौर्य उदास था कि राज और शीतल उसके साथ नहीं है। देव ने उसे दिलासा दिया, शौर्य, राज और शीतल वीडियो कॉल पर तुम्हारी शादी का हर फंक्शन देखेंगे। तुम और वर्षा शाम को उनके साथ रहोगे। अस्पताल में राज को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। वो शीतल की नम आंखों को देखकर समझ गया कि वो शौर्य को याद कर रही है। राज ने शीतल से फोन मांगा और शौर्य को वीडियो कॉल लगा दिया। शौर्य और वर्षा ने राज को स्क्रीन पर देखा तो उनकी जान में जान आई। शौर्य ने भावुक होकर पूछा, राज, कैसा फील हो रहा है? राज मुस्कुराया, मैं ठीक हूँ शौर्य, पर तुम्हारी बहन मेरे होते हुए भी तुम्हें बहुत मिस कर रही है, बात करो उससे। शीतल ने फोन लिया और कोने में जाकर बात करने लगी। वर्षा ने छेड़ते हुए कहा, ओह नौटंकी, मेहंदी का रंग कैसा आया, जल्दी बता। शीतल ने मुस्कुराकर कहा, बहुत गहरा। वर्षा हंस पड़ी, इसका मतलब समझती हो ना, राज जीजू के प्यार का रंग इस मेहंदी से भी गाढ़ा होने वाला है, अपने दिल को संभाल कर रखना। राज और शीतल एक दूसरे को स्क्रीन के जरिए देख रहे थे। अस्पताल के उस कमरे में भी खुशियों की नई महक आ चुकी थी। राज ने शीतल को देखकर हल्की मुस्कान बिखेरी, जिसे देखकर शीतल की सारी उदासी दूर हो गई। अक्षत सर ने आकर बताया कि राज की रिकवरी शानदार है। अब सबको बस कल के उस शुभ मुहूर्त का इंतजार था, जहां राज और शीतल भी शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाले थे। देव, शौर्य और पूरा परिवार अब पूरी तरह आश्वस्त था कि बुरा वक्त पीछे छूट गया है। कल आएगा